हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। बहुत दिन से आपकी डिमांड थी कि सर एक जेआरएफ के लिए सेशन लेकर आइए। जेआरएफ बताइए, जेआरएफ कैसे होगा। गेट का मैंने सेशन किया था पिछली बार। अभी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा सेशन कर दूंगा। और उसमें से बहुत हद तक उन्हीं सब टॉपिक्स पे सवाल आए थे, उन्हीं टॉपिक्स पर सवाल आए थे जो मैंने किए थे। इसके अलावा अभी मैंने रिसेंट में टीफर का किया था। टीफर का मैंने सब टॉपिक्स आपको बताए थे और बहुत हद तक वो सब टॉपिक्स आपकी हेल्प करेंगे। आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा अगर आप टीफर के एस्पायरेंट हैं। इसके अलावा आज बेहतरीन सेशन है जेआरएफ को लेकर, सीएसआईआर जेआरएफ को लेकर। ये जेआरएफ कैसे किया जाए, ये बहुत टेढ़ी खीर हो चुका है। मतलब कई लोग कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, नेट कर लेते हैं, लेकिन जेआरएफ होने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जेआरएफ हो ही नहीं रहा है। बहुत डिमांड है आप लोगों की भी, सर बताइए जेआरएफ कैसे करें। नेट और जेआरएफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। नेट और जेआरएफ में अगर आप देखिए ना तो लगभग 10-12 मार्क्स का ही अंतर होता है, लेकिन आप जानते हैं इन मार्क्स को अचीव करने में नानी याद आ जाती है। ये मार्क्स कहाँ से आए, ये 10-12 मार्क्स और कहाँ से आए। नेट तो चलिए हो जाता है, लेकिन कई लोगों का नेट भी नहीं होता है। तो आज मैं सारी चर्चाएं करूंगा, नेट की भी चर्चा करूंगा और जेआरएफ की भी चर्चा करूंगा। करने में जेआरएफ की ही चर्चा आया हूं यहाँ पर, केवल जेआरएफ की चर्चा करूंगा। जेआरएफ हो जाएगा इस बार आपका, बहुत आराम से हो जाएगा। बस आप गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, गड़बड़ आप टॉपिक सिलेक्शन में कर रहे हैं। ये आप जानते हैं नेट में क्या है, नेट में बहुत से टॉपिक्स हैं, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है, लगभग 40 के आसपास टॉपिक्स हैं। और अच्छी बात उसमें ये है कि उसमें ऑप्शंस हैं। कुछ ऑप्शंस आपको रखने, कुछ ऑप्शंस आपको दरकिनार करने हैं, छोड़ने भी हैं। तो यहाँ पर बहुत बहुत सेलेक्टिव हो जाता है पढ़ना। समझ रहे हैं आप? तो कौन से वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा मार्क्स परसेंटेज रखते हैं, जो सबसे ज्यादा आते हैं, बोलो यार जो सबसे ज्यादा आते हैं वो कौन से टॉपिक हैं, और उनमें से अपने को कौन कौन से सब टॉपिक्स कर लेने चाहिए ताकि हमारा बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाए, बहुत आसानी से हम इस जेआरएफ की कट ऑफ को पार कर लें। और अगर मैं एवरेज बात करूं तो एवरेज जेआरएफ की कट ऑफ आप ये मान के चलिए, आप जब भी तैयारी करें तो आप ये मान के चले कि आप 110 प्लस बना के चले। 110 प्लस। मैं यूआर की बात कर रहा हूं, मैं सारी बातें यूआर की ही करूंगा, कंप्लीट बातें, क्योंकि ये अपर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, मैं इसी की बात करूंगा, यूआर की ही बात करूंगा। इसके नीचे, इससे नीचे जो भी होंगे वो तो उनके लिए तो फिर मतलब अगर आप 110 प्लस बना लेते हैं और आप किसी दूसरी कैटेगरी से, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो फिर तो आपका होना है वो तो सोने पे सुहागा है। मैं यूआर की बात करूंगा, यूआर की ही चर्चाएं करेंगे। कौन कौन से सब टॉपिक्स भयंकर इंपॉर्टेंट हैं नेट जेआरएफ करने के लिए, मैं आपको आज यही बताऊंगा। और मैंने हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है। जैसे मैंने नेट गेट का किया था, टीफर का किया था, जैम का किया था, इस तरह से मैंने नेट का भी किया है। तो आप बिल्कुल इसे हल्के में ना लें। मतलब आप ऐसे ये सोच के ना चले कि नहीं यार, अरे यार इसको क्या पता है यार, इसने दिया है पेपर, ये रहा, इसने दिया है, इसने 3-4 बार दिया है और 3-4 बार जेआरएफ किया है, नेट भी किया है, जेआरएफ भी किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फिर बिल्कुल ऐसे इसको इग्नोर मत करना, इसको ऐसे कैजुअल तरीके से मत लेना, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, फिर 5 साल और करेंगे। सो दोस्तों, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बताने वाला हूं जो कि सीएसआईआर नेट में आपको जरूर प्रिपेयर कर लेने चाहिए, ताकि आप बहुत आसानी से जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएं, भयंकर आसानी से क्वालिफाई कर जाएं। ये उनको भी कह रहा हूं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, और उनको भी कह रहा हूं जो पहली बार तैयारी में लगे हैं। अगर वो इसको फॉलो कर लेंगे ना, इस सब टॉपिक सीरीज को फॉलो कर लेंगे ना दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि गारंटेड उनका जेआरएफ हो जाएगा, बहुत आसानी से आप 100 प्लस बना लेंगे। चलिए चर्चा करते हैं, बिना समय गवाए चर्चा करते हैं उन सब टॉपिक्स की चर्चाएं करते हैं जो कि भयंकर इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इनऑर्गेनिक की ही चर्चा करेंगे, जाहिर सी बात है इनऑर्गेनिक की चर्चा करते हैं। इनऑर्गेनिक में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो आपको खूब पढ़ लेने चाहिए, जिन पर आपको भयंकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि आपको एग्जॉस्टिव, जिसका नॉलेज आपको रखना चाहिए। कौन कौन से वो टॉपिक हैं, कौन कौन से सब टॉपिक हैं। मैंने ज्यादा टॉपिक्स नहीं रखे, यही फायदा है नेट में। देखिए नेट में क्योंकि ऑप्शंस हैं, आपको अगर एक टॉपिक का सवाल नहीं आता तो आप दूसरे को चूज कर सकते हैं। बोलो एक टॉपिक का नहीं आता दूसरा चूज कर सकते हैं, दूसरे का नहीं आता तो तीसरा चूज कर सकते हैं। तो आप बहुत सेलेक्टिव हो सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा मेजर टॉपिक है, किसमें बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और किसमें बहुत कम मार्क्स परसेंटेज है, यही आपको ध्यान रखना है। कौन से सब टॉपिक पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उसको आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। वो समझ गया आपकी बात? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं खेल। सबसे ऊपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन को रख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन। और मेरी बात फिर से ध्यान से सुन लेना, मैंने एक क्वेश्चन को
पीवाईक्यू के सीएसआईआर नेट के पीवाईक्यू के एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया है। बिल्कुल मेरी बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना, लोगे तो आप अपने नुकसान में रहोगे, पक्की बात है ये। एक एक टॉपिक को एनालाइज किया, तभी मैं आपको ये लिख रहा हूँ। ये सब टॉपिक उसी शर्त पे लिखे गए हैं, उसी बेसिस पर लिखे गए हैं। जैसे आप पूछ रहे हो सर आधार क्या है इसका, अरे आधार इसका प्रीवियस ईयर एनालिसिस है। एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है, तब बनाया गया है ये, ऐसे हवा में नहीं बनाया गया। अभी एक जो मैंने टीफर वाला किया था, उसमें एक लड़के का आया था मेरे पास कॉल, बोला सर ये मेरे को मैथमेटिक्स का भी दे दो ना। तो मैंने कहा यार मैं तो केमिस्ट्री का आदमी हूं, मैथमेटिक्स का कैसे दूं। तो बोला कि आपके पास कहां से आया ये सब टॉपिक एनालिसिस। मैंने कहा यार मेरी बुक आती है भाई, मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया है पूरा, मैंने प्रीवियस ईयर बनाया है, तो फिर मेरे को तो आएगा ही ना भाई। तो वैसे ही मैंने प्रीवियस ईयर पूरा देखा है, इसका एक एक सवाल देखा है, तो फिर मैं बनाऊंगा ना। और अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा है, नहीं करेंगे तो आप जाने आपका काम जाने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, एक एक की बात करूंगा, एक एक की चर्चा करूंगा, एक एक सब टॉपिक की घबराइए मत। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पढ़ना ही पढ़ना है, हर बार सवाल आता ही है इसका। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर जितने भी सब टॉपिक मैंने लिख दिए हैं ना दोस्तों, हर एक सब टॉपिक पे सवाल कभी न कभी सीएसआईआर नेट ने लिया है, छुआ है उस सब टॉपिक को, पक्का ही छुआ है। और इसमें कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, मैं कह रहा हूँ टोटल ज्यादा टॉपिक नहीं है, शायद 8 इनऑर्गेनिक में और 8 ही फिजिकल में और 7 ऑर्गेनिक में, मतलब कितने हो गए 23 टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं। और 23 टॉपिक्स में आप देखिएगा मार्क्स परसेंटेज आप कितना बना सकते हैं, इसकी अपर बाउंड देखिएगा, आपके होश हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप बात। तो एक बार इसे फॉलो करिए, फिर समझ में आएगा। कैपर्ट्स मॉडल पे सवाल आया है, आपको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं बुक्स भी बता दूं, अगर आप मुझसे बुक्स पूछना चाहते हैं मैं बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। पहले सब टॉपिक देखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर सवाल है, इस बार भी आया, इसका सवाल तो इसी बार आया, फंसाने वाला हर बार आता है, लगभग आता है इसका सवाल। आइसोमेरिज्म हर बार आता है, पक्का आता है। बेसिक्स ऑफ वीवीटी का बेसिक्स पूछता है, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, एंटी इलेक्ट्रॉन कितने, ये सब पूछता है। इसके अलावा सीएफटी एमओटी, ओहो ये तो पूछता ही है, ये तो इसके प्राण है, प्राणदाता है। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग पैटर्न डिफरेंट लिगेंड फील्ड में टीपीपी में बता दे, टीपी में बता दे, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में बता दे, ऑक्टाहेड्रल में बता दे, या फिर डोडेकाहेड्रल में बता दे, क्यूबिक में बता दे। समझिए आप मेरी बात। तो ये आपको पक्का पढ़ना है। डी ऑर्बिटल की एनर्जी सीक्वेंस पूछता है वो आपसे, नेचर ऑफ लिगेंड पाई है, सिग्मा है, पोलर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, पाई है, सिग्मा है, एन डोनर है, ओ डोनर है, वो समझ रहे हैं आप मेरी बात। NO2 टाइप का एमिडेंटेड लिगेंड है, इसमें पूछ लेता है। अगर एन डोनर है तो वीक फील्ड है, ओ डोनर है तो कैसा होगा, स्ट्रांग फील्ड होगा, वीक फील्ड होगा, बोलो भाई। समझ गए आपने बात। तो ये आपको देखना है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पढ़नी ही पढ़नी है, कोई चारा नहीं है। ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज पढ़नी है, कई बार सवाल आया है इसका सवाल कई बार आया है। रेट को जब वो कंपेयर करवाता है तो सवाल करता है इसमें नेफ्रोजोटिक सीरीज पर भी सवाल उसने पूछा है। इसके अलावा CFSEs एंड एप्लीकेशन, ओहो हाइड्रेशन एनर्जी बता दे, रेडियस बता दे, लेटिस एनर्जी बता दे, खूब पूछता है हैलाइड्स की। इसके अलावा JTD, ओहो ये तो वो है, ओए ये JTD तो इसमें तो दुनिया ही बर्बाद हो जाती है, इसमें तो दुनिया 5-5 क्लास लेती है और बर्बाद रहती है। ये वही JTD है जो इस बार आपका गेट में रायता फैला के गया और फिर चैलेंज किया गया मेरी तरफ से भी, कुछ टीचर्स और थे जिसमें JB सर थे, अभिषेक सर थे, इसके अलावा अमित सर थे, अमित तिवारी सर। तो हम लोगों ने चैलेंज किया तो ये ठीक हो गया, लेकिन जो लोग रायता फैला रहे थे JTD का वो सब गलत बता के गए, तो इसलिए दोस्तों इसको बुक से खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उनके चक्कर में मत पढ़िए जो अनाप शनाप गलत शब्द पढ़ाते। समझ गए आपकी बात। सिम्बायोसिस सवाल आता है, हर बार आता है, इसका भी सवाल आता है। वो वाला सवाल याद करो, फॉस्फीन लिगेंड होता है तो वो 5 मेंबर बनाएगा, 6 मेंबर बनाएगा, उसके ट्रांस में कौन सा लगेगा, ये अगर ये पाई डोनर है तो ये नॉन पाई डोनर होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। कॉम्पिटिटिव पाई बॉन्डिंग वाला ना यार। इसके अलावा इनर्ट लेवाइल कॉन्सेप्ट ये भी पूछता है इनर्ट लेवाइल पूछता है। इसके अलावा कलर थ्योरी पूछता है, सिलेक्शन रूल भयंकर इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ऑर्गन डायग्राम, ऑर्गन एंड TS इसमें क्या करवाता है, इसमें B की वैल्यू कभी कैलकुलेट करवा सकता है। तो नहीं तो 3 आपको ट्रांजिशंस की अलग-अलग एनर्जीज दे देगा और बोलेगा डायलॉग बता दे, B बता दे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ल्यूमिनेसेंस, रूबी और वैसे ही कोरंडम टाइप के कलर स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो कमाल है, TIP टेंपरेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म खूब पूछा है, इस पे सवाल जबरदस्त पूछाइएगा। स्पिन क्रॉसओवर पे खूब सवाल पूछे गए, कोऑपरेटिव
मैग्नेटिज्म पर, जहां पर सुपर एक्सचेंज फिनोमेना होते हैं उस पर भी सवाल हैं। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन चिलेट इफेक्ट, चिलेट और जेपीडी दोनों लगते हैं और उसी में आप बर्बाद हुए, उसी में तो आप बर्बाद हुए, क्योंकि जिसने पढ़ाया सब गलती पढ़ा दिया, क्योंकि आपको कभी कंपेयर करवाया ही नहीं थर्मोडायनेमिक डाटा, लॉग के की वैल्यू आपको कंपेयर करवाई नहीं, हाँ हूं में रह गए, बस हो गया खत्म, मामला ही खत्म, दुनिया गलत करके आ गई। और वैसा ही सवाल इस बार जेके सेट में भी पूछा है। अगर आपको कहीं भी संशय है तो आप जेके सेट में जाइए, वैसा ही सवाल कॉपर वाला जिसमें आयरन आंसर था, दुनिया कॉपर लगा के बर्बाद हो गई थी, उसका आयरन आंसर चेंज करवाया था, जेके सेट में भी वैसा ही सवाल पूछा है। समझ गया आपकी बात? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, सक्सेसिव फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसी का सवाल था, सक्सेसिव फॉर्मेशन कांस्टेंट का रिएक्शन मैकेनिज्म, ओहो डिसोसिएटिव, एसोसिएटिव, इंटरचेंज, और इसमें भी क्या सीबी मैकेनिज्म, conjugate base हाइड्रोलाइसिस में conjugate base जो होता है वो वाला मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। अरे सवाल आया था पर्पल आइसोमर वाला, जो ट्रेन वाला कॉम्प्लेक्स था, पर्पल आइसोमर वाला कौन से इंटरमीडिएट से जाता है, टीबीपी से, एसपी से, दोनों दिए हुए थे उसमें आंसर। समझ गए आप मेरी बात? वाटर एक्सचेंज के खूब सवाल पूछता है वो, खूब। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इनर स्फीयर आउटर स्फीयर हर बार आता है, मैं कह रहा हूं ये अगर आपने सब टॉपिक्स पढ़ लिए ना, मैं कह रहा हूं आपका एक भी सवाल कोऑर्डिनेशन से गलत नहीं होगा। और कोऑर्डिनेशन 20-22 नंबर की आती है, मैं तो 15-18 नंबर ही लगाए हैं, अरे मैंने तो 15-18 नंबर ही लगाए हैं, और आता है कितना है, 20-22 नंबर का आता है, 25 नंबर तक आ जाती है कोऑर्डिनेशन। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और उसको बहुत कम लगा के मैंने आपको 68 से 74 लिखा है यहाँ पर। अरे आप वो तो जानते होंगे ना, मार्क्स सीक्वेंस तो जानते होंगे ना, कितने का पेपर होता है, कितना इनऑर्गेनिक आती है, कितनी ऑर्गेनिक आती है, वो मैं नहीं बताने जा रहा हूं। मैं सिंपली बता रहा हूं कि ये सब टॉपिक इतने मार्क्स का आता है, 15 से 18 मार्क्स आप इन सब टॉपिक्स से बना सकते हैं बहुत आसानी से, कोऑर्डिनेशन में बहुत आसानी से। इनको आप जरूर पढ़िए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। चलिए अब दूसरे सब टॉपिक की चर्चा करता हूं, ऑर्गेनोमेटालिक्स। ओहो, इसकी पीडीएफ मैं नीचे अवेलेबल करा दूं, बिल्कुल चिंता मत करिए। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, इलेक्ट्रॉन स्कीम्स, इलेक्ट्रॉन काउंटिंग स्कीम्स, ऑक्सीडेशन मेथड, न्यूट्रल मेथड, वो सब कॉन्सेप्ट ऑफ हेप्टासिटी का कॉन्सेप्ट भयंकर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई। हेप्टासिटी का कॉन्सेप्ट भयंकर इंपॉर्टेंट। लिगेंड एंड देयर बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, लिगेंड भी बहुत तरह के होते हैं। ऑर्गेनोमेटिक्स तो अनंत तरीके के लिगेंड हैं, बोलो यार, अनसैचुरेटेड है, साइक्लिक है, ओपन है, CO है, NO है, प्रोस्टीन्स हैं, टॉलमैन एंगल है, कई चीजें हैं। समझ गए आपने बात? 18 इलेक्ट्रॉन रूल और उसके एप्लीकेशन हर बार सवाल आता है, इस पर हर बार सवाल आता है, इस बार भी आया है, हर बार आता है, इसमें यार हर बार आता है। डनकंसन मॉडल है, बोलो डनकंसन चैट मॉडल वही है जिसमें एल्कीन का कोऑर्डिनेशन होता है मेटल से, और फिर पूछता है सीसी बॉन्ड बता दे, बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बता दे। समझ गए आप मेरी बात? साइनर्जिक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई। कार्बन और कार्बाइन के रिएक्शंस और इनके सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। काम के हैं, आते हैं, हर बार आते हैं। फिर कार्बन का नेचर पूछ लेता है, कभी शॉक कार्बन का नेचर पूछ लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात? पढ़ लेना। ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म है। रिएक्टिव रिडक्टिव एलिमिनेशन पढ़ना ही पढ़ना है, कोई चारा ही नहीं। ऑर्गेनोमेटलेशन, साइक्लोमेटलेशन, मेटाथीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ऑर्गेनिक में भी आ जाता है ये तो। बोलो यार, रिंग क्लोजिंग मेटाथीसिस, रिंग ओपनिंग मेटाथीसिस, खूब आते हैं यार, ये तो खूब सवाल आते हैं। और अगर आपको पढ़ना है तो आप सैगर-एक्टिन से पढ़ सकते हैं, इसे सैगर-एक्टिन से पढ़ सकते हैं, क्रेबट्री से पढ़ सकते हैं, इसके अलावा इलियास से पढ़ सकते हैं, कई बुक्स है इसको पढ़ने के लिए। माइग्रेटरी इंसर्शन आता ही है, ये तो भयंकर इंपॉर्टेंट है। माइग्रेटरी इंसर्शन हर बार पूछता है, ऑटोमेटिक तो पूछेगा क्या, वो यही पूछेगा। एकॉस्टिक इंटरेक्शन, ओहो, कार्बोनाइलेट आयन इस बार भी आया है। रिएक्शन, आइसोनोबल प्रिंसिपल, ओहो, मेटलोसीन्स, ओहो, सब इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब पढ़ना है जितना मैंने लिख दिया, जितना। और इनके एमओडीज तो जानने ही जानने हैं। जैसे एक बार उसने सवाल पूछ लिया था, उसने सीपी स्टार दे दिया था, ओह सीपी स्टार दे दिया था, और उसने मुझे बता दे मैंगनीज में क्या होगा। अब कमाल हो गया था, मैंगनीज में सीपी का कुछ अलग खेल होता है और सीपी स्टार का कुछ अलग खेल होता है। ये लो स्पिन बनाते हैं, ये हाई स्पिन बनाते हैं, उसी में दुनिया बर्बाद हो गई थी, और बर्बाद तो हुई थी। इसके अलावा और भी क्या था, और भी एनर्जी लेवल्स की फ्लिपिंग हो गई थी। ओहो, किसी मास्टर के कहीं नहीं मिलेगा कोर्स में, ये बुक्स में ही मिलेगा। डेविस-मिंगो रूल, जब कोई कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेटेड लिगेंड होता है, ओपन हो या फिर नॉन ओपन हो, तो ऐसे में क्या होता है, ओपन हो या फिर साइक्लिक हो, तो ऐसे में क्या होता है,
उस पर अटैक कैसे होगा, उस लिगेंड पर अटैक न्यूक्लियोफाइल कहां करेगा, उसके उसके टर्मिनल पे करेगा या सेंट्रल एटम पे करेगा, ये आपको डायरेक्ट वो बता दें, पढ़ लेना, ये बहुत आसान है। इसके अलावा फ्लक्सोनियलिटी, हो इसके तो बहुत बार सवाल आए हैं, इसके तो सवाल मतलब कह रहा हूं भरा हुआ है, पूरा पूरा जो पेपर है ना ऑर्गोनोमेट्रिक्स के सवाल का, मतलब CSIR नेट में ऑर्गोनोमेट्रिक्स का जो सब टॉपिक आता है, जो टॉपिक आता है उसमें बहुत से सवाल आपको इसी के दिए जाएंगे, इस फ्लक्सोनियलिटी के। 13C के 13C का सवाल इस बार भी है, 13C का ही सवाल आया है, अरे मेटल कार्बोनिल, मेटल CH3, मेटल PHAR, तो वो सवाल आया और हर बार आता है ये कि आपका रिंग विजिंग हो रही है, कितने तरह के प्रोटॉन आ रहे हैं, बोलो यार, एक आ जाएगा, दो आएंगे, हाई टेम्परेचर कर दूंगा तो सारे कोलैप्स हो गए, एक ही सिग्नल हो जाएगा, लो टेम्परेचर करता जाऊंगा तो स्प्लिटिंग हो जाएगी। वो रिंग विजिंग का कांसेप्ट है, वो जरूर पढ़ लेना। रिंग स्लीपेज का कांसेप्ट पढ़ लेना, रिंग स्लीपेज बोल रहा हूं, रिंग स्लीपेज का कांसेप्ट पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आया है इसके। इसके अलावा हाई न्यूक्लियरिटी, नॉन न्यूक्लियरिटी, कोऑर्डिनेशन, लो न्यूक्लियरिटी, हाई न्यूक्लियरिटी, क्लस्टर कार्बोनिल्स, इनके 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 स्ट्रक्चर्स, कितने ब्रिजिंग कार्बोनिल होंगे, कितने टर्मिनल कार्बोनिल होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेशन होती है, क्या इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, PSEPT, पॉलिस हेड्रोस्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, ठीक है, क्लस्टर्स ये आपको जरूर पढ़ने हैं और इसकी एप्लीकेशन आपको पढ़नी है। आप स्ट्रक्चर निकालते हैं, नीडो है, क्लोजो है, इलेक्ट्रॉन जो भी वो आपको निकालने हैं, इससे इसका एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेना, ये कैसे मिलती है जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा कैपिंग रूल पढ़ लेना, वेड रूल पढ़ लेना, इनकी लिमिटेशन पढ़ लेना। कई बार क्या होता है वेड रूल नहीं लगता, अब ये कहां मिलेगा आपको, ये आपको इलियास में मिल जाएगा या फिर ये आपको कैथरीन हाउसक्राफ्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा डेल्टा बॉन्डिंग, ओहो डेल्टा बॉन्डिंग में क्या होता है, रीडियम जो है ना, रीडियम टू Cl8 नेगेटिव, इस तरह के मोलिब्डेनम टू Cl8 नेगेटिव, इस तरीके के जो क्लस्टर्स बनते हैं उनमें कलर की वजह क्या होती है, इनमें बॉन्ड ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी बुक में मिल जाएगा, किसी इनऑर्गेनिक की बुक में मिल जाएगा, पढ़ लेना। नहीं मिले तो मेरे साथ पढ़ना, मैं नहीं। इसके अलावा दोस्तों चलिए इसको यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, ये आप देख लेना, इसके PDF आपको मिल जाएगी, मैं तो सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ केवल। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये F ब्लॉक है, ये F ब्लॉक है और F ब्लॉक में हमेशा सवाल आते हैं, इस बार भी तीन चार सवाल आए हैं F ब्लॉक में, इस बार भी 3-4 सवाल आए हैं। टर्म सिंबल निकालने के लिए बोलता है, टर्म सिंबल निकालने के लिए बोलता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पे सवाल कर लेता है। सिर्फ जो बेसिक प्रॉपर्टी है, F ऑर्बिटल बहुत डीपली बरीड है, बहुत शार्प लाइन देते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। इनके जो कलर होते हैं पेल होते हैं, ल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। तो ये जो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उस पे हमेशा ये सवाल करता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के नेचर को लेकर सवाल कर लेता है, कलर को लेकर सवाल तो करता ही, और मैग्नेटिज्म को लेकर तो खूब करता है। यहाँ तो ये तो हर बार कैलकुलेट करवाता है, हर बार कैलकुलेट करवाता है मैग्नेटिक। ये जो फॉर्मूला है जो आपके पास, ये वाला जो फॉर्मूला आता है जी कैलकुलेशन का 1 + L+1, ठीक है, माइनस S+1 + J+1 अपॉन 2J+1, वो जो फॉर्मूला है वो देख लेना आप, ठीक है, वो आप देख लेना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी है ल्यूमिनेसेंस सवाल पूछता है पक्का, एक बार उसने पूछा कि टर्बियम में ल्यूमिनेसेंस होता है, इसके अलावा समेरियम में होता है, तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस किस तरह का कलर देती है, सवाल आया हुआ है। ये मैच द फॉलोइंग में सवाल था, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। बेसिक कोऑर्डिनेशन के बेसिक F ब्लॉक केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स में यहाँ पर यूरेनियम इस तरह के आयन बनाते हैं, बोलो यार, इस तरीके के आयन बनाते हैं, इस तरीके के आयन यूरेनियम बनाएगा। इनकी स्टेबिलिटीज, इनके डिस्प्रोपोर्शनेशंस, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप जानते हैं ये इस तरह के बहुत से स्टेबल यूनिट्स बनाते हैं, इस तरह के डाई ये है सिंपल लीनियर करके, लीनियर कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसमें F इंटरेक्शन होते हैं, D इंटरेक्शन होते हैं, खैर वो सब ज्यादा नहीं जानना, तो ये आप जरूर पढ़ लेना। ये यूनिट जो होती है ये इंटैक्ट रहती है, इसमें आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, खूब पूछता है, हर बार पूछता है, तो प्लीज ये आप पढ़ ले। 6 नंबर का आपको लगभग मिलता है, हर बार मिलता है 6 नंबर का। तो ये हो गया F ब्लॉक। चलिए F ब्लॉक से नीचे कहानी स्टार्ट करते हैं मेन ग्रुप की, या फिर बायोइनऑर्गेनिक की। अच्छा, बायोइनऑर्गेनिक पढ़ लेना भाई, बायोइनऑर्गेनिक हमेशा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो टॉपिक्स बता रहा हूँ आप उन टॉपिक्स पर स्टिक रहिए, उनके सब टॉपिक्स पर स्टिक रहिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपका बहुत आसानी से JRF हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है यार, क्वेश्चन ही तो सेलेक्ट करने हैं, टॉपिक सेलेक्ट करने हैं और क्वेश्चन ही तो सेलेक्ट करने हैं। कुछ लिमिटेड टॉपिक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर लीजिए, और क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं।
क्वेश्चन कम नहीं आते। 20-22 नंबर का अगर आ रहा है तो कम नहीं है भाई। अरे 20-22 नंबर का अगर कोऑर्डिनेशन आ रहा है, 20-22 नंबर का अगर ऑर्गोमेट्रिक्स आ रहा है तो कम है क्या? बिल्कुल कम नहीं है। प्लीज आप मोस्ट जो मार्क्स अर्निंग टॉपिक है उन्हें आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद उनके सब टॉपिक्स को पढ़िए, उन पर काम कीजिए, उन पर उनके ज्यादा से ज्यादा सवाल कीजिए। हेमोग्लोबिन पढ़ना ही है, ग्रोसिपेक्ट और वो सब जो आप पढ़ते हैं, इनके जो ग्राफ पढ़ते हैं ग्राफ जरूर पढ़ लें। मायोग्लोबिन पूछता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है, ऑक्सी में, डीऑक्सी में, फिर ओस्टेटिक फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, रमन स्टेटिक फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है। ये सब आपको पढ़ना है, ये आप पढ़ सकते हैं कैथरीन हाउसक्राफ्ट से। फेरिटिन, ट्रांसफेरिन, मेटालोथायोनिन, हेमोसाइनिन, हेमेरिथिन पूछ लेता है। हेमोसाइनिन में बता दे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हेमेरिथिन में कॉपर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 2 मॉलिक्यूल ले जाता है, 1 मॉलिक्यूल ले जाता है, या फिर सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है, ऑक्साइड फॉर्म में है। ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा ब्लू और नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन्स, ये सब पढ़ना है। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल आया हुआ है यार। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज पर कई बार सवाल आए हैं, ये आप जरूर पढ़ लें। इनके क्या वर्क है, क्या काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन है और ये कैसे काम करते हैं, कौन से प्रोटीन हैं। इसके अलावा हाइड्रोजिनेज, प्लास्टोसाइनिन, एजोरिन, रूब्रिडॉक्सिन खूब पढ़ता है। इनऑर्गेनिक सल्फर बता दे, ग्रीजिंग सल्फर बता दे, इनऑर्गेनिक सल्फर बता दे, खूब पूछते हैं। फेरिडॉक्सिन खूब पूछता है। नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइटोक्रोम में ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले, क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्रोटॉन डोनर है, क्या करता है, ये सब आप जरूर पढ़ के जाएं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 के बारे में खूब जानकारी लेकर जाएं। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इनका सवाल हर बार आता है, हर बार आएगा, हर बार। कह रहा हूं ये तो इतने उसके कह रहा हूं फेवरेट है ना, इनको इतना पूछताछ करता है, हर बार सवाल करता है। इस बार भी किया था, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पर इस बार भी सवाल किया हुआ है। जिंक किससे जुड़ा रहता है, 2 हिस्टिडीन से, 1 ग्लूटामिक एसिड से जुड़ा रहता है। ये सब आप इनका मैकेनिज्म जरूर देख के जाएंगे, इनकी जो कैटालिटिक साइकिल है जरूर देख कर जाएंगे। इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम को हमारा यूजफुल चीलेटिंग एजेंट्स हैं और सिस्प्लेटिन वगैरह वो सब आप पढ़ के जाएं, ठीक है। एंटी कैंसर एजेंट्स हैं, ये सब आप पढ़ के जाएं। इसके अलावा रोल ऑफ मेटल आयन इन मेटेरो एंजाइम्स, अलग अलग जो मेटल एंजाइम्स हैं इनमें मेटल आयंस के क्या रोल है, इस बार भी पूछा है। अगर जिंक की जगह कॉपर प्लस 2 कर दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये सब खूब पूछता है वो। और इसमें आप बहुत से मार्क्स बना सकते हैं और यहाँ पर भी आप 6 मार्क्स बना सकते हैं। 6 मार्क्स का है, कम नहीं है भाई, कम नहीं है बिल्कुल भी। इसके अलावा सर बॉन्डिंग का तो बताइए, बॉन्डिंग का हर बार ही आता है, हर बार आता है भाई। बॉन्डिंग हर बार पूछता है। बीएससी-पीआर आपसे पूछेगा, शेप पूछेगा, ज्योमेट्री पूछेगा, लोन पेयर्स पूछेगा, लोन पेयर्स पूछे हुए शायद। जीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, स्टेरिक नंबर से आप बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक पैरामीटर, बॉन्ड एंगल पूछ लेगा, बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा, समझ रहे हैं आप? देखा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये कुछ भी आपसे मेजर करवा सकता है, कुछ भी आपसे कंपेयर करवा सकता है। इसके अलावा इनकी लिमिटेशंस, कहाँ लगते हैं, कहाँ नहीं लगते, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कहाँ नहीं लगते। और इसके अलावा स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इनएक्टिव लोन पेयर, में जैसे TlCl6 2 नेगेटिव है, तो इसमें जो लोन पेयर है ये स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर है। तो फिर ये बातें आपको ध्यान रखनी है, यहीं से आपको खेल खेलना है। TeCl4 है, SeF6 2 नेगेटिव, ये एक्टिव है, यहाँ लोन पेयर एक्टिव है, और अगर इसी की Cl6 कर दिया जाए तो इनएक्टिव है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखिए इन बातों का। MOT भयंकर इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड ऑर्डर के कैलकुलेशंस करवा लेता है, बॉन्ड ऑर्डर तो खूब करवाता है, बॉन्ड ऑर्डर करवाता है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज के भी कई बार करवा लेता है, कई बार स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज के भी करवा लेता है। और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO ही नहीं आता, कोई भी ले ले, वो Cn पॉजिटिव ले ले, Cn नेगेटिव ले ले, कोई भी डायटॉनिक ले लिए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव और कैटायन एनायन बना ले, बहुत आसानी आप कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से आप उसे रिलेट करते हुए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये आता है बॉन्डिंग में, ये भी 6-7 मार्क्स का पक्का आता है, हर साल आता है। इसके अलावा बैक बॉन्डिंग मेन ग्रुप तो आपको लगता है यार ये क्या करूं, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता है ही इतना बड़ा, क्या करें, समझ में नहीं आता है ही इतना बड़ा। बैक बॉन्डिंग जरूर कर लें, ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ लें, जहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी वहां ब्रिज होगी, कहां ब्रिज होती है पढ़ लें आप। इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस आप पढ़ सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोलाइसिस में आप मेटल कैटायंस भी पढ़ें, इसमें आप एक्वा मेटल आयंस भी पढ़ें, इंपॉर्टेंट है ये। सिलिकेट्स है, सिलिकेट्स की नेचर पूछ लेता है, कई बार तो एक बार उसने सवाल पूछा हुआ है, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है वो कई तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ट्राई डायनामाइट इस तरीके के फॉर्म में, क्रिस्टलोवेलाइट इस तरीके के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो आप वो भी पढ़ लें।
किससे किसका कन्वर्जन होता है, ये सब आपको मिल जाएगा कैथरीन हाउसक्राफ्ट में, आप देख सकते हैं उसे। सिलिकॉन आप पढ़ सकते हैं, सिलिकॉन में इसमें तो आसान सवाल पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता, इसके नेचर के बारे में सवाल पूछेगा या फिर इसका वो पूछेगा हाइड्रोलाइसिस का मतलब कौन सा चेन टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा चेन प्रोपोगेटिंग होता है, समझ गया आपके बात। इसके अलावा बोराजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई। बोरेन की केमिस्ट्री और बोराजीन ये तो बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ये पक्का आता है, 100% आता है, ठीक है। सिमेट्रिक अटैक, सिमेट्रिक क्लीवेज, एसिमेट्रिक क्लीवेज पूछता है वो आपसे। फॉस्फाजीन्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, फॉस्फाजीन का मैंने एक लेक्चर दिया ही हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं, उसमें बॉन्डिंग किस तरह की होती है, बॉन्डिंग पे कभी सवाल नहीं आया, बॉन्डिंग पे सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है वो। इसके अलावा उसके रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं, रिएक्शंस के लिए आप कैथरीन हाउसक्राफ्ट प्रीफर करें और उसके रिएक्शंस। इसके अलावा एसएन टाइप के कंपाउंड जिनमें सिंगुलैरिटी होती है वो आप जरूर पढ़ना चाहिए, उस पे भी सवाल आया हुआ है। वन डायमेंशन कंडक्टर होता है, नॉन मेटेलिक वन डायमेंशन कंडक्टर है, मतलब इसकी कंडक्टेंस जो है वो मेटल की तरह है, लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स हैं वो सब नॉन मेटेलिक हैं, ये आप जरूर पढ़ें। और जीनोम केमिस्ट्री ये भी जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोम केमिस्ट्री तो आप हुई से पढ़ सकते हैं, हुई में काफी बेहतरीन दिया हुआ है, तो ये आपको जरूर पढ़ना है, ये सब आपको जरूर कंट्रोल करके चलना है। इसके अलावा सॉल्वेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस, हर बार पूछता है एसिड बेस केमिस्ट्री में, जब भी एसिड बेस केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में सवाल करेगा ना, पक्का वो सॉल्वेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन पे ही सवाल करेगा। तो इसके लिए अगर आपको पता था वही पढ़ सकते हैं, सुपर एसिड सुपर बेसिस पढ़ सकते हैं, एचएसएबी प्रिंसिपल भयंकर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई। इसमें तो आजकल वो वाले सवाल पूछ रहा है, कौन से रिएक्शन चलेंगे, कौन से रिएक्शन लेफ्ट टू राइट चलेंगे, कौन से राइट टू लेफ्ट आएंगे, ये इस पे पूछता है, तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा करने का नहीं है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट BF3 टाइप के सॉल्वेंट, ClF3 टाइप के सॉल्वेंट, NO2 टाइप के सॉल्वेंट, H2SO4 टाइप के सॉल्वेंट, ये जो सॉल्वेंट है ये आपसे पूछता है। अमोनिया टाइप का सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट आप पढ़िए और उनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस पढ़िए, किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ या फिर किसी नॉन मेटल के साथ, उनका क्या इंटरेक्शन है वो आपको जरूर पढ़ना है। ऑटो आयनाइजेशन भयंकर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना ये सब। इसके अलावा लास्ट में न्यूक्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर बार सवाल आता है, न्यूक्लियर का सवाल भी हर बार आता है, हर बार न्यूक्लियर का सवाल आपको मिलेगा। और इसमें डिफरेंट मोड ऑफ डीके, ये बहुत आसान है, आपको 2 नंबर में मिल जाता है। फर्स्ट ऑर्डर डीके का कई बार हो क्या है, रेट कांस्टेंट आपसे निकलवा लेता है, कभी टाइम निकलवा लेता है, तो यहाँ पर कभी हाफ लाइफ निकलवा लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैजिक नंबर पे 2-3 बार सवाल आया हुआ है, ये पढ़ लेना भाई। न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों प्रोसेस पढ़ लेना, क्यू वैल्यू पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू वैल्यू और मास डिफेक्ट, इस बार शायद मास डिफेक्ट पे सवाल किया उसने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। चलिए अब आगे चलते हैं, लंबा हो जाएगा सेशन, इसीलिए मैं इसको जल्दी ही खत्म करता हूँ, क्योंकि आपके पास इसकी पीडीएफ अवेलेबल रहेगी, तो आपको ज्यादा सुनने की आदत मुझे लगता है नहीं, आपका समय भी खराब होगा, तो इसलिए आप इसको जल्दी से इसमें से गुजर जाएंगे, मैं जल्दी गुजर जाता हूँ। सबसे ऊपर है क्वांटम, आप क्वांटम तो जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आपको दे दिया, ये जो 8 सब टॉपिक है, इससे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 8 सब टॉपिक थे, इसमें भी 8 सब टॉपिक हैं, और ये 8 सब टॉपिक आपको 68 से 79 मार्क्स दिलवा सकते हैं, बशर्ते आप ये सारे सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लें, इनके पीवाईक्यूज कर लें, इन पर मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लें, तो मैं दावा करता हूं कि आप बहुत आराम से 68 मार्क्स लिखा हुआ है, बहुत आराम से आप यहां से इस 68 मार्क्स में से बहुत आराम से आप 60 प्लस बना सकते हैं, बहुत आराम से। अरे यार बहुत बड़ा पेपर है भाई, 320 मार्क्स की केमिस्ट्री है, 320 मार्क्स की तो केमिस्ट्री है, समझ गए आपने बात। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और 320 में से आप 60 मार्क्स नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक फिजिकल में, बहुत आराम से बना सकते हैं, बहुत आराम से, समझ रहे आपने बात। लगभग अगर मैं इसको 3 से डिवाइड भी कर दूं तो कितना बनता है 106, 106 में आपको 60 मार्क्स बनाने हैं, आधे में आधा बनाना है, समझ रहे हैं आपने बात। और इतना सब टॉपिक जानने के बाद आप बहुत आसानी से सवाल कर देंगे भाई। ये सब टॉपिक आपने पढ़ लिए, आपने कोई टेस्ट सीरीज ढंग से ज्वाइन कर ली, या फिर आपने ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर कर लिए, बहुत आराम से बना लेंगे। तो बहुत कम है भाई, ये 60 नंबर तो बहुत कम बोल रहा हूं मैं, समझ गए आपने बात। तो चलिए पोस्टुलेट्स पढ़ रहे पोस्टुलेट पर सवाल आता है, कई बार वो हर्मिशियंस और ऑर्थोगोनैलिटी को लेकर पोस्टुलेट पर डायरेक्ट सवाल कर लेता है, रियल वैल्यूज और इन सब पे, तो ये आपको पोस्टुलेट जरूर पढ़ना है, जितने भी पोस्टुलेट है पढ़ने में जरूर पढ़ रहे हैं। और ऑपरेटर अलजेब्रा आता है, हर बार सवाल आता है ऑपरेटर अलजेब्रा पे, ये तो टिफर में भी आया है, और टिफर में तो खैर ऐसा आया है कि वो दुनिया की हवाई हो गई, तो समझ में नहीं आया क्या था। हर्मिशियन और लीनियर ऑपरेटर्स की क्या क्या शर्त होती है, क्या कंडीशंस होती है, आपको पढ़ना है। इसके अलावा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस बार सवाल आया हुआ है, आइगन वैल्यू इक्वेशन हर बार सवाल आता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेशन सवाल आता है भाई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बता दे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बता दे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसलिए आपको आपकी मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप जल्दी से, और क्योंकि वहां पर
कैलकुलेटर तो यूज होता नहीं है, तो वो सवाल कुछ इस तरीके का देता है, यहाँ पर भी वो सवाल कुछ इस तरीके का देगा, ऐसा देगा कि आप बहुत आसानी से इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल ले आ पाएंगे। और वो जो एक्सपोनेंशियल वाले जो फॉर्मूले होते हैं आपको याद होगा, इस तरीके से x की पावर n e की पावर a x dx माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इस तरीके के जो फॉर्मूले होते हैं ये आपको याद रखने चाहिए। ये आपकी जितनी ज्यादा आप कैलकुलेशन करेंगे उतनी आसानी से आप इन्हें कर पाएंगे। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस, अच्छा मैं कहां पहुंच गया था हाँ यहाँ पे वीरियल थ्योरम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करती है। कौन से सिस्टम में दोनों को बराबर बनाती है, मतलब पार्टिकल इन बॉक्स में क्या रहता है, पार्टिकल इन बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन क्या होता है, रिजिड रोटर में क्या रहता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या रहता है, या फिर हाइड्रोजन एटम में क्या रहता है, ये आपको वीरियल थ्योरम बताती है। ये आपको कैलकुलेट करके देखना भी पड़ेगा। स्क्रूडिंगर वेव इक्वेशन आप इन चार सिस्टम्स के लिए लिखते हैं और इसी का आगे खेल भी खेलते हैं। समझ गया मेरे बात? टनलिंग इंपॉर्टेंट है, कई बार वो सवाल पूछता है लेकिन इसमें बेसिक सवाल पूछता है, फार्मूला बेस्ड सवाल पूछता है, ज्यादा दिक्कत नहीं करता। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल पूछता है। इसके अलावा कांसेप्ट ऑफ डीजनरेसी कांसेप्ट कहां आते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, समझ गया मेरे बात? तो वो वाला बात और पार्टिकल इन बॉक्स 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, डीजनरेसी का कांसेप्ट आपको देखना है। प्रोबेबिलिटी कई बार में करता है, वो कई बार बोलता है, बता दीजिए इलेक्ट्रॉन का इस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या फिर इस एनर्जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को प्रोसेस करे, इस एनर्जी को रखे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो सब आपको ध्यान रखना है। वेरिएशन थ्योरम पढ़नी है, परटर्बेशन पढ़ना है, इसके साथ करेक्शंस भी पढ़ने हैं। और करेक्शन का बहुत तगड़ा सवाल भी आया हुआ है, करेक्शन का उसने वेव फंक्शन करेक्शन को लेकर भी सवाल पूछा हुआ है कि करेक्शन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आपको ये भी पढ़ने हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन को मैंने लिखी दी है, ये इन्हीं पर सवाल था। इसके अलावा स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पढ़ लेना भाई, इस बार भी सवाल आया है। स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पिछले बार सितंबर में भी सवाल आया है, इसका सवाल आया, याद करो उसने ml वैल्यू दी है, वेव फंक्शन दिया हुआ है, स्पेक्ट्रल हार्मोनिक्स दिए हुए थे और उसी के बेसिस पर उसने सवाल पूछा था। उसने पूछा था कि एनर्जी h कट स्क्वायर के फॉर्म में इनमें से किसके लिए होगी जब पार्टिकल ml = 1 में होगा। पिछली बार का ही सवाल है स्पेक्ट्रल हार्मोनिक्स का, क्वांटम का। इसके अलावा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इसका सवाल आया था, इसका सवाल पिछली बार ही आया है, पिछली बार इसका सवाल आया, उसने पूछा था क्वांटम में पूछा था कि बता दे दोनों सेम ही स्टेट में रहेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है। बस आपको ये पता होना चाहिए, हो गया, खेल ही खत्म हो गया। VBT MO ट्रीटमेंट ऑफ डायटोमिक्स, ये भी भयंकर इंपॉर्टेंट है। कई बार वो क्या करता है, कोई मॉलिक्यूल देता है और कह देता है बता दे इसका VBT के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन क्या होगा, भयंकर इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। इसके अलावा हकल डिटरमिनेंट, हकल सेकुलर डिटरमिनेंट पढ़ने, इसकी जो साइक्लिक के लिए जो इसकी जनरल एक्सप्रेशन होता है वो आप जरूर पढ़ लें ताकि आप एनर्जी लेवल्स निकाल सकें। इसके अलावा वो सवाल वो बेहतरीन करता ही है आपसे, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर निकालना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज निकालना और डीलोकलाइजेशन एनर्जी निकालना, ये सब भी आपको पढ़ना है इसी में सेकुलर डिटरमिनेंट्स में। और एक और बात, यहाँ पर एक चीज तो रह ही गई, एक और बात, आपको वेव फंक्शन देता है, ये भी कई बार होगा, आपको वेव फंक्शन दे देता है और वेव फंक्शन से पूछ लेता है बता दे n वैल्यू क्या होगी, बता दे l वैल्यू क्या होगी और बता दे ml वैल्यू क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वांटम में इतना पढ़ लेते हैं इट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए ग्रुप थ्योरी की तरफ चलते हैं। ग्रुप थ्योरी में मूलिकन सिंबल्स है, करैक्टर टेबल है, यूज ऑफ GOT ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, ये आपको आनी चाहिए। इसके अलावा डिटरमिनेशन ऑफ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं तो रमन एक्टिव बता दे, IR एक्टिव बता दे, कई बार पूछता है, कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेता है बता दे वैसे कौन कौन सा मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है, IR एक्टिव है। और कई बार वो क्या करता है, कई बार आपको करैक्टर टेबल देता है और फिर बता दे कौन सी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन IR को बिलोंग करती है, रमन को बिलोंग करती है, ये आपको बताना है। ये सब आपको मिल जाएगा पीटर एटकिंस में, बहुत आराम से आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। सिलेक्शन रूल्स इनमें क्या होते हैं, सिलेक्शन रूल आपको सारे पढ़ लेने, रोटर्स के, सिमेट्रिक, स्फेरिकल, लीनियर, जहां जितने भी सिलेक्शन रूल्स हैं, रमन के, रमन वाइब्रेशन के, रोटेशन के, सारे पढ़ लेने हैं आपको। वो तो खैर आप इसमें पढ़ ही लेंगे, नीचे भी पढ़ लेंगे आप, तो प्लीज उसको जरूर पढ़ लें। और यहाँ पर करैक्टर टेबल आप ध्यान रखें, और यहाँ पर ये जो आप जो GOT लगाते हैं, इस GOT को भी आप आसानी से लगा सकें, जल्दी से जल्दी लगा सकें, उसका भी आप कैलकुलेटिव मोड में उसका भी आप ख्याल रखें, उसको भी आप कैलकुलेशन में इजियर बनाएं ताकि आप बहुत आसानी से इसके रूल लगा पाएं। इसके भी 4-5 रूल होते हैं GOT के, ये लगाने भी आपको आने चाहिए, और इससे आप बहुत आसानी से, कई बार ऐसा होता है कि वो आपको करैक्टर टेबल देता है और फिर कुछ नंबर मिसिंग कर देता है और कहता बता देंगे क्या होगा, तो फिर आप GOT के थ्रू ही जाएंगे। हो गया दोस्तों,
रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, डायटॉमिक्स, इनके एनर्जी एक्सप्रेशन पढ़ने हर बार आता है। एनर्जी एक्सप्रेशन का सवाल होता ही है आपको कई बार क्या करता है, इस पिछली बार क्या है, पिछली बार उसने एनहार्मोनिसिटी का एक पूरी इक्वेशन दे दी है, कुछ नहीं करना था, सिंपल रिलेट करना था और वी मैक्स निकाल के देना था और आराम से निकाल देंगे आप। जे मैक्स कई बार निकलवा लेता है, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन निकलवा लेता है, वो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन निकलवाता है। इसके अलावा सिलेक्शन रूल ऑफ और सबके सिलेक्शन रूल्स, जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं, जितने भी आप पढ़ रहे हैं, रोटेशनल रमन पढ़ रहे हैं, प्योर रोटेशन पढ़ रहे हैं, प्योर वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं, रमन रोटेशनल पढ़ रहे हैं, रमन वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं, सबका खेल आपको आना चाहिए। इसके अलावा रोटेशनल कांस्टेंट किस तरह से बदलता है, किस पे डिपेंड करता है, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की तरह के अनुसार कैसे बदलता है, बॉन्ड लेंथ कैसे बदलती है, ये सब आपको आना चाहिए। इसके अलावा 0 पॉइंट एनर्जी, इस कांसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लेना, इसका सवाल आया है। इसका सवाल 0 पॉइंट एनर्जी का सवाल उसने पिछली बार किया है ड्यूटेरियम आइसोटोपिक इफेक्ट में, बेहतरीन सवाल है वो, भयंकर इंपॉर्टेंट सवाल है वो, होगा नहीं, हिलेगा नहीं वो, जबरदस्त सवाल है वो, उसको करके देखना, तुम्हारी हवाई नहीं हो जाएगी। एनहार्मोनिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनहार्मोनिसिटी का कॉन्सेप्ट आप जरूर पढ़ें, इसके ऊपर सवाल भी करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई चीजें निकल के आती हैं। कई बार आपसे एक्सी पूछ लेता है, कई बार आपसे ओवरटोन पूछ लेता है, कई चीजें पूछता है, इसके एक्सप्रेशंस आपको याद होने चाहिए, आप निकाल लेंगे। वी मैक्स मैंने बोला पिछली बार सवाल आया, डिसोसिएशन ऑफ डायटोमिक्स के डिसोसिएशन मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी, 0 पॉइंट एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, ये सब आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल ओवरटोन्स सवाल आता है, फंडामेंटल देता है, ओवरटोन देता है, फिर बता देता है, फिर पूछ लेता है आपसे, बता XE क्या होगा, बहुत सी चीजें वो आपसे पूछ सकता है, इसमें प्लीज ध्यान रखिए। इसका वाइब्रेशन, रोटेशन, स्पेक्ट्रा प्लीज पढ़ के जाइए, रमन स्पेक्ट्रा पढ़ के जाइए, स्टॉक्स, एंटी स्टॉक्स लाइंस, PQR ब्रांच, इस पे भी कई बार सवाल करता है। और ये आपको, ये जितने भी सब टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको गेट में भी काफी हेल्प करेंगे। अगर मैं गेट की वीडियो ना भी बनाऊं और आप इन सब टॉपिक्स को ही फॉलो कर लें तो आप बहुत कमाल कर सकते हैं गेट में भी। तो प्लीज घबराइए मत, ऐसा मत सोचिए गेट के लिए कुछ नया आ जाएगा, यार इन्हीं को फॉलो कर लो यार, इसी में तो बाप आपके सवाल बन जाएंगे, इन्हीं को अगर कर लोगे ना ढंग से तो 50 सब टॉपिक आप और रिलेट करने जाओगे मेरे भाई, समझ रहे हैं आप ये बात। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कई बार सवाल पूछता है, इसका काफी हेल्पफुल है ये भी। इसके अलावा ये हो गया स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो और स्टैट थर्मो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल बहुत आसान सा होता है, इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत करता नहीं है। हाँ, स्टैट थर्मो में थोड़ा सवाल डिफिकल्ट तब हो जाता है क्योंकि आप उसको ढंग से समझते नहीं है, पार्टीशन फंक्शन आप ढंग से लिख नहीं पाते, या फिर उसमें कई दिक्कतें और भी होती है कि उसमें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से सवाल पूछ लेता है, कई बार वो रिलेट करवा लेता है करेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से रिलेट करवा लेता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेट करवा लेता है। तो इसमें कई बार आप फंस जाते हैं, कई बार सिमेट्री नंबर पूछ लेता है, तो कई दिक्कतें होती हैं इसमें। खैर लेकिन ये आसान है, ज्यादा दिक्कतें नहीं है। हाँ, आपको जो स्टैटिस्टिक्स है, तीनों स्टैटिस्टिक्स, बोल्ट्जमैन वाली, फर्मी डायरेक्ट वाली और गॉस-आइंस्टीन वाली, तो ये तीनों आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कहां पर कौन सी लगती है, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी लगेगी, और पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, कैसे माइक्रोस्टेट्स बनेगी, वेट ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ये सब आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप ये सब जानते हैं तो आप खेल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम है, सिस्टम किस तरह वैन डेर वाल्स टाइप का सिस्टम है, या फिर हाइड्रोजन सिस्टम में वर्क और हीट के कांसेप्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कौन से होते हैं, पांच और स्टेट फंक्शंस कौन से होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई, इसके सवाल आया है। इसमें जितने भी मैंने यहाँ सब टॉपिक बोले ना, सब पे सवाल आया है, एक भी सब टॉपिक छूटा नहीं है जिस पर सवाल ना आया हो, सब पर सवाल है। प्रोसेस किस टाइप के प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, ये सब पढ़ लेना, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वर्डन क्या होता है, हीट क्या होती है, ये सब पढ़ना है आपको। इसके अलावा ये जो आपके पोटेंशियल्स हैं, एंथैल्पी बता दे, इंटरनल एनर्जी बता दे, प्रेशर बता दे, ये सब आपको प्रेशर रिलेट करना, वॉल्यूम रिलेट करनी है, आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में वॉल्यूम रिलेट करनी है, करो, प्रेशर रिलेट करना है, करो। आया ये सवाल आया भी हुआ है, रिलेट करने वाला सवाल आया, जूल एंड जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पर सवाल है, हीट कैपेसिटीज पर खूब सवाल है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही लॉ है, तीनों क्या, चारों लगा ले, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चारों ही लॉ आपको एंट्रोपी कैलकुलेशन एज एन फंक्शन ऑफ टेंपरेचर एंड वॉल्यूम, एज एन फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेंपरेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो सब आपको करना है। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी कई बार पूछता है, मैक्सवेल रिलेशंस आपसे पूछता है, इस बार भी पूछा है, मैक्सवेल रिलेशन पे सवाल किया उसने, कार्बन साइकिल पर सवाल किया है उसने। इसके अलावा क्लैसियस इनइक्वालिटी आप जरूर पढ़ के जाएं, कहां पर एंट्रोपी ज्यादा होती है, किस सिस्टम में, रिवर्सल कंडीशंस में कैसे ज्यादा होती है, या फिर जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उनमें एंट्रोपी क्या होती है, ये सब आप रिलेट करके जाएं, तभी चीजें आसान होंगी, नहीं तो समस्याएं हो जाएंगी।
रेसिडुअल एंट्रोपी का हर बार सवाल आता है, आपको एक मॉलिक्यूल देता बता दे रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होगी। केमिकल पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी सवाल करता है इसमें भी। इसके अलावा पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, इस पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड फ्यूगासिटी, ये पढ़ के जाना भाई, इसको हल्के में मत लेना, इसका सवाल आ जाता है तो दुनिया बर्बाद हो जाती है। प्लीज इसको पढ़ के जाना। कैसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन, ये जब आप फेज ट्रांजिशन करते हो तो फेज ट्रांजिशन आपको खूब काम आती है, पढ़ के जाना। गिब्स ड्यूअल इक्वेशन कई बार सवाल है। इसके बाद मार्गुलस इक्वेशन पिछली बार ही सवाल है मार्गुलस इक्वेशन पे। बोल्ट्जमैन, फर्मी डायरेक्ट, गॉस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होते हैं, कैसे सिस्टम्स पे लगते हैं और किस तरह के एनसेम्बल्स होते हैं, ये सब पढ़ लेना, बहुत आसान से सवाल होते हैं। ये माइक्रोस्टेट्स निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ माइक्रोस्टेट्स, प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा पार्टीशन फंक्शंस, तीनों चारों तरह के पार्टीशन फंक्शंस आपको लिखने आने चाहिए। 3 तरह के जरूरी आने चाहिए, रोटेशनल, वाइब्रेशन और ट्रांसलेशन पक्का ही आना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे, नहीं तो आता हुआ सवाल बर्बाद हो जाएगा। चलिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेंपरेचर, कैलकुलेशन ऑफ ये सब सेकुर क्या है, टेट्रोड इक्वेशन सवाल आता है, पिछली बार भी आया, हर बार आता है इसका, हर बार खेल आता है इसका। प्लीज इसको पढ़ के जाना। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो ए होता है इस इक्वेशन पे टेंपरेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, पार्शियल फंक्शंस पे किस तरह से डिपेंड करता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, समझ गए आप लोग? ये आप जरूर पढ़ के जाना, 10 से 12 नंबर दिलवाएगा ये पूरा खेल। जितना भी खेल मैंने थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का रचा है, ये 10 से 12 नंबर आपको दिलवा के जाएगा पक्का। इसके अलावा चलिए काइनेटिक्स की बात करते हैं। काइनेटिक्स में ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी, ये आप पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़ लीजिए। इसका सवाल आइसोमेराइजेशन, लिंडमैन मैकेनिज्म, एक सब टॉपिक जो मैंने लिखा है ना इसमें दोस्तों भयंकर इंपॉर्टेंट है, हर सब पे सवाल आया, सब पे। तो ये आप सब टॉपिक जरूर करके जाएं। मैं कह रहा हूं आपकी आधी मुसीबतें तो तभी समाप्त हो जाएंगी। ये सब टॉपिक आप देख लें, जब भी कभी आप काइनेटिक्स पढ़ने बैठे तो आप ये वाले सब टॉपिक्स देख लें, जब भी आप थर्मो पढ़ने बैठे तो वो वाले सब टॉपिक्स देख लीजिए कि आपने वो सब टॉपिक कवर कर लिए। समझ गए आप मेरी बात? प्लीज इसका ध्यान रखें। इस तरह का सिस्टमैटिक सब टॉपिक किसी ने आपको नहीं दिया होगा, ये और सिस्टमैटिक दिया भी होगा तो फिर वो रेलिवेंट है या नहीं, इसकी क्या सच्चाई है, नहीं पता सर, नहीं पता। वो जो मास्टर जो क्लास में पढ़ाता है वो तो कुछ भी दे सकता है ना भाई, वो तो 4 सब टॉपिक ऐसे भी पढ़ा देगा जिसका कोई सब्जेक्ट से लेना देना भी नहीं है, जिसपे कभी सवाल भी नहीं आया। लेकिन ये जो सब टॉपिक मैंने दिए है ना, इनका लेना देना है, क्योंकि इनका पीवाईक्यू में सवाल आया होगा भाई, इस पर सवाल आया, इस सब टॉपिक में सवाल है, तो इसलिए ये रेलिवेंट है, और रेलिवेंट है तो इसको पढ़ना जरूरी है, और इसी से सवाल आएगा, ये भी तय है। समझ गए आप मेरी बात? जब आप ये अच्छा, अब आप ये सोचो सर ये सारे पढ़ लूं और अगर कोई सब टॉपिक छूट गया तो फिर क्या उससे सवाल नहीं आएगा? अरे अगर आप ये पढ़ेंगे ना तो इनके जो और छोटे मोटे भाई हैं वो भी आपके वहीं कवर हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सीधे कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन पे कूद पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है भाई। आप सीधे कॉन्सिक्यूटिव पे कैसे कूद जाएंगे? कॉन्सिक्यूटिव पढ़ने से पहले आपको ऑर्डर निकालना आना चाहिए, उससे पहले आप डिफरेंशियल रेट लॉ आप कैसे लिखते हैं आपको ये आना चाहिए, उससे पहले आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे लिखते हैं ये आना चाहिए, आपको जनरल एक्सप्रेशन आना चाहिए रेट इक्वेशन का, आपको जनरल एक्सप्रेशन आना चाहिए टी हाफ का, आपको ग्राफ्स का पता होना चाहिए, तभी तो आप वहां तक पहुंचेंगे। नहीं कहां से पहुंचेंगे? डायरेक्ट थोड़ी कूद जाएंगे। तो फिर जो बीच के जो रास्ते हैं, जो बीच के ब्रिजेस हैं, तो आपको अपने आप कवर करने हैं। मैंने सब टॉपिक लिख दिए, तो इस सब टॉपिक तक पहुंचने के लिए आपको जो बीच के ब्रिज है वो तो करने ही पड़ेगा ना भाई, सीधे थोड़ी पहुंच जाएगा, तो आएगा नहीं समझ में। समझ गया आपने बात? इसके अलावा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी भयंकर इंपॉर्टेंट है, सवाल आया हुआ है, एटकिंस से डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, डायरेक्ट सवाल, चेन रिएक्शन, एनर्जी इक्वेशन, टेंपरेचर कोएफिशिएंट, कई बार सवाल है। कॉलिजन थ्योरी, ओहो, एक्टिवेटेड कॉम्पैक्ट थ्योरी एंड कंपैरिजन ऑफ 3, क्या 3 क्या डेल एच स्टार का कंपैरिजन, डेल एच स्टार का कंपैरिजन बता दे। समझ गए आप मेरी बात? ईए का कंपैरिजन ई नॉट के साथ रिलेशन पूछता है वो, आपको एक रिएक्शन दे देगा और बोलेगा ईए और ई नॉट का रिलेशन बता दे, डेल एच और ईए का रिलेशन बता दे। समझ गए आपने बात? एक्टिवेशन पैरामीटर्स आपको पढ़ने हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट, प्राइमरी सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट्स पढ़ने हैं, तो सवाल आता है, पिछली बार भी आया है, कई बार आया है यार, कई बार आया है। एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम कैटालिसिस, इसके अलावा माइकल मेंटन, उस पर हर बार सवाल आता है, आपको एक इक्वेशन देता है, आपको रिलेट करनी होती है। इसके अलावा एडी और ये सब आपको पढ़ना है, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, टर्नओवर नंबर पढ़ना है, हार्मोन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई, बिल्कुल इग्नोर मत करना। एब्सॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस पे सवाल है, हर बार सवाल आता है, फोटोसेंसिटाइजेशन में सवाल आता है, पेंचिंग में सवाल आता है, पढ़ लेना भाई, बहुत आसान है।
कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी आपको। पीएसपी से पढ़ोगे तो वहां से भी समझ में आ जाएगा, श्राइवर एटकिंस से पढ़ोगे वहां से भी समझ में आ जाएगा। वो श्राइवर एटकिंस ही है जो फिजिकल वाली, वो भी श्राइवर एटकिंस है। उसमें एक और जोड़ दिया गया है, एक ऑथर और है, कीलर करके एक ऑथर और है, जेम्स कीलर, तो है तो वो भी श्राइवर एटकिंस ही। श्राइवर एटकिंस दोनों में आती है, फिजिकल में आती है और ऑर्गेनिक में भी आती है। इसके अलावा यहां अगर बात करें तो ये है इलेक्ट्रो। अच्छा, उसमें श्राइवर और एटकिंस अलग अलग है क्या? मुझे ध्यान नहीं है, क्या एटकिंस तो है ना यार, एटकिंस की अपन बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल, सेल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, कौन सा सेल वर्क करेगा, पहले तो सेल कंस्ट्रक्ट करना ही आना चाहिए। सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए ई नॉट पॉजिटिव होना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल के लिए आपको क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सेल के लिए आपको ई नॉट पॉजिटिव होना चाहिए, और वर्किंग ऑफ ए सेल के लिए आपको ई पॉजिटिव होना चाहिए, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें ई नॉट सेल पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नस्ट इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। रेफरेंस सेल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कंसंट्रेशन सेल एंड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल सवाल आया है, इस पर भी सवाल आया है, स्टेटमेंट का सवाल है, उसमें स्टेटमेंट का सवाल पूछा है आपसे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स डिटरमिनेशन, जो आप थर्मोडायनामिक डाटा से निकालते हैं उसका हर बार सवाल आता है, आपको एक इक्वेशन दे देता है, उसके हिसाब से अगर आपसे सवाल पूछा उसको आपको डिफरेंशिएट करना होता है। आपको पता होना चाहिए डेल एस और टेंपरेचर कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होना चाहिए, डेल ई बाय dt वाला जो भी है। इसके अलावा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल जी नॉट आपसे पूछता है, समझ रहे हैं आप उस रिएक्शंस का, एंट्रोपी, एंथैल्पी, केएसपी, ये सब एक्टिविटी कोएफिशिएंट, इसका भी कई बार सवाल आता है, ध्यान रखना इसका। डी बाय हेल्महोल्ट्ज लिमिटिंग लॉ, कंडक्शन, फिर आप कंडक्टेंस में उतर जाते हैं, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटीज, इनका भी कई बार सवाल आता है। कोल्बर्ग लॉ का सवाल आया और पिछली बार ही आया है। इलेक्ट्रोफोरेटिक और एसिमेट्रिक हेगन इफेक्ट, ये सब आपको पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए। वेव इफेक्ट, ये सब पढ़ना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर सवाल आया हुआ है, वेव इफेक्ट, ट्रांसपोर्ट नंबर, हेगन, इनके स्टेटमेंट के बेसिस पर सवाल आए हुए हैं, पढ़ लेना भाई। कहां पर ग्रेडियंट होता है, कहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, कहां पे फ्रीक्वेंसी होती है, पढ़ लेना भाई। आयनिक स्पीड, मोबिलिटी, वाल्डन रूल, ओहो, हाइड्रोडायनामिक रेडियस। इसके अलावा नर्न्स आइंस्टीन इक्वेशन, कंडक्टोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, पढ़ लेना ये सब। सॉलिड स्टेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट से सवाल आता है, कई बार आता है। स्टोइकोमेट्री जानने के लिए बोल देता है, इस बार शायद स्टोइकोमेट्री जानने के लिए बोला है, स्टोइकोमेट्री जानने के लिए बोला है, तो ये स्टोइकोमेट्री भी पढ़ लेना। इसके अलावा डेंसिटी कैलकुलेशन, ब्रैग्स लॉ, कौन सा नाम पूछता है, एफसीसी में कौन-कौन से एक्सेंट होते हैं, प्रिमिटिव में कौन-कौन से एक्सेंट होते हैं, ये सब कर लेना, बहुत आसान है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर मास, पॉलीमर, पॉलीमर एक ऐसा टॉपिक है जो लगता है कि छोड़ देते हैं, क्या कहने पॉलीमर पढ़ के, लेकिन पॉलीमर में हर बार सवाल आता है, हर बार सवाल आता है पॉलीमर का, हर बार। पॉलीमर और एडसॉर्प्शन हर बार सवाल करता है, एंड टू एंड डिस्टेंस, ये सारा पढ़ लेना भाई, सारे सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब पे सवाल आया हुआ है। चलते हैं भाई आगे बिना समय गवाए ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ता हूं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए फायदेमंद ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे सब टॉपिक अपन दे नहीं सकते, क्योंकि सब टॉपिक उसमें ऐसे होते नहीं है, इस तरीके के सब टॉपिक होते नहीं है कि आप एक सब टॉपिक लिखे और कई चीजें आप उससे समझ लें, ऐसा नहीं होता उसमें तो सिंपल ये है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उसको पूरा करने के लिए आपको दूसरा सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपने जीओसी पढ़ा तो जीओसी के लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, हाइपरकॉन्जुगेशन, सब कुछ लेना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं आगे। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब टॉपिक कैरेक्टराइजेशन बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने सब टॉपिक कैरेक्टराइजेशन किया ही नहीं। मैं आपको टॉपिक बता दूंगा और मैं आपको बुक्स बता दूंगा, चैप्टर्स बता दूंगा, आप वो कवर कर लीजिए। उसमें जितने भी रिएजेंट्स हैं या उसमें जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो आपका 90% काम बन जाएगा। ये देखिए, अब मैं जीओसी में आपको ये बोलूं, ये तो आपको पता ही है यार, जीओसी में आपसे क्या पूछेगा, एरोमेटिसिटी पूछ लेना है, एरोमेटिक बता दो कौन-कौन से एरोमेटिक है, ये हर बार पूछता है, हर बार पूछेगा। स्टेबिलिटी पूछ लेगा, कार्बन की स्टेबिलिटी पूछ लेगा, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी पूछ लेगा, ये सब पूछता है। रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछ लेगा, कार्बन की स्टेबिलिटी पूछ लेगा, ये तो पूछता है यार, और क्या पूछेगा, ये सब पूछता है। एसिडिटी बेसिसिटी पूछ लेता है, बता दे कौन ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक सीक्वेंस क्या होगी, पीकेए सीक्वेंस क्या होगी, ये पूछता है। इसके अलावा उसके पास और कुछ है नहीं। स्टीरियोकेमिस्ट्री में पीएम पूछता है, पीएम कॉन्फिगरेशन पूछता है, इस बार भी पूछा उसने। इस बार उसने 9 टाइप का वो बना के दिया है, दो साइकिल बना के दिए हैं, साइक्लोहेक्सेन टाइप का, साइक्लोहेक्सेनॉन टाइप का बना के दिया, और 9 10 पर जो कायरल सेंटर्स हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछिए, एस और आरएस कॉन्फिगरेशन होती है वो पूछिए, तो बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं। पीएम कॉन्फिगरेशन आपको थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए। इसके अलावा कई बार वो पूछ लेता है, इनमें से कई दे देता है, वो 4-5 देता है और उसमें पूछ लेता है, बता दे इनमें से कौन-कौन से कायरल हैं, कितने कायरल हैं,
तो वहां पर फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, उसको आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। कायरल एक्सिस, एल्कीन के कॉन्सेप्ट, बाइफिनाइल के कॉन्सेप्ट, अंसा कंपाउंड के कॉन्सेप्ट, वो सब आप पढ़ के जाइएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये वीडियो आपको हेल्प भी करेगी कहां पर, रिएक्शन मैकेनिज्म में, एसिमेट्रिक सिंथेसिस में, रिएक्शन मैकेनिज्म में। कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ लेता है, खैर वो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो आपको समस्याएं नहीं होगी, वो मैं आपको बताया था आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं किस बुक से, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। इतना अगर आप कर लेते हैं इट इज मोर देन सफिशिएंट। ये कुछ नेम रिएक्शंस हैं और ये लगभग 100 के आसपास नेम रिएक्शंस हैं, 100 नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट। अगर आप ये पढ़ लेते हैं और इसमें से जितने भी हैं सब पे सवाल आया है, ये जितने भी मैंने लिखे सब पे सवाल है, सब पे सवाल कभी ना कभी आया हुआ है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे पढ़ने हैं। अगर आप ये सारे पढ़ लेते हैं देन आप में वैसे ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, भयंकर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एल्डोन रिएक्शन पढ़ लिया जी, क्लोजन रीअरेंजमेंट पढ़ लिया जी, कोई भी एक ऐसा नेम रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा जहां पर सवाल नहीं है, जहां पर नेफ रिएक्शन पर बहुत बार सवाल है, नेगेशियस कपलिंग पे सवाल है, विल्सन पे सवाल है, हॉफमैन एलिमिनेशन पे सवाल है, कॉसी-वेवरेस्की पे सवाल है, डॉर्न रिएक्शन पे सवाल है, ऑक्सी कॉप पे सवाल है, हर जगह आपको सवाल मिलेगा। कॉप रीअरेंजमेंट पे सवाल है, कोरे विंटर पे सवाल है, समझ गए आप मेरी बात। इसके अलावा डेकिंग ऑक्सीडेशन पे सवाल है, मार्टिन पैराइडिनिन ऑक्सीडेशन इस पर सवाल है, हेक रिएक्शन पे सवाल है, फेवरेस्की पे सवाल है, नेजारोफ कंडेंसेशन पे सवाल है, साइक्लाइजेशन पे सवाल है, रिफॉर्मेटेस्की पे सवाल है, पिनाकोर पे सवाल है, प्रीवोस्ट वुडवर्ड और प्रीवोस्ट याद करो, सॉमलेट ऑक्सर पे सवाल है, शार्पनेस ऑक्सीडेशन पे सवाल है, अरे सब पे सवाल मिलेगा। साइमन स्मिथ पे सवाल है, सेट आयरो पे सवाल है, स्मिथ रिएक्शन पे सवाल है, विल्सनर हैक पे सवाल है, स्टीवन रिएक्शन पे सवाल है, स्क्रैप क्विनोलिन सिंथेसिस पिछली बार ही आया हुआ है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन पे सवाल है, टेरेस रिएजेंट पे सवाल है, सुजीट्रॉक्स पे सवाल है, फ्राइस रीअरेंजमेंट पे सवाल है, सब पे सवाल मिलेंगे, सब ऊपर बेंजीडीन रीअरेंजमेंट पे सवाल है, 5 वाली जो होती है, सब पर सवाल मिलेगा। आप इसको ढंग से नोट कर लें, सब पे सवाल मिलेगा, प्लीज आप इसे पढ़ लें। और कमाल की बात बोल रहा हूं, दुनिया की हवा उड़ गई, दुनिया की हवा उड़ गई। पिछली बार एक सवाल आया था वो वाला हाइड्रोजनेशन वाला एक सवाल आया, मैं बता देता हूं। हाइड्रोजनेशन वाला एक सवाल आया पिछली बार, दुनिया की हवा उड़ गई, पता ही नहीं चला, बड़े-बड़े टीचर्स गुम हो गए उसमें। न्योरी कंडेंसेशन, न्योरी हाइड्रोजनेशन करके वो सवाल था, न्योरी हाइड्रोजनेशन नेम रिएक्शन है ये, जिसमें रुथेनियम बाइनैप यूज होता है, ये यूज होता है, और टीचर पहले की तरह कर रहे थे, समझ में नहीं आता। सो दोस्तों ये आप नेम रिएक्शंस जरूर पढ़ लें, इन नेम रिएक्शंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा इसके बाद चलते हैं, इसके बाद ये हुआ नेम रिएक्शन का खेल। अब आ गया पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हर बार सवाल आता है, हर बार सवाल आएगा पेरिसाइक्लिक का, प्लीज इसको आप ढंग से पढ़िएगा। पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, डाइन्स, डाइनोफाइल की नेचर, कई बार इसमें सवाल पूछता है। एक आपको 4-5 डाइन्स देता है, एक डाइनोफाइल देता है, बता दे रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दे, समझ गया मेरे बात। इस तरह के सवाल ये आपसे करवाता है रिजियो एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ these elder reaction की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, रिजियोकेमिस्ट्री क्या होगी, ये सब रेट्रो एंड एसिमेट्रिक these elder reaction, एंडो रूल, ये सब आपको पढ़ना कहां से पढ़ना है, कैरोपर से पढ़ना है, क्लेडन से पढ़ना है, जॉफिन से पढ़ना है, सैंडबर्ग से पढ़ना है, इतना पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट है, उसका कहीं जाना ही नहीं, ये सब पढ़ लो वहां हो जाएगा। पेरिसेलेक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिसेलेक्टिविटी। दीपक कुमार मंडल की बुक आती है, दीपक कुमार मंडल, डायरेक्ट सवाल इससे आ गया था गेट में और नेट में भी और गेट में दोनों में इसका सवाल आ गया था दीपक कुमार मंडल की बुक से, तो आप इसे भी रेफर कर सकते हैं। 1,3 डाइपोलर इन रिएक्शन 3,3 सिग्मा टॉपिक 1,7 शिफ्ट, ये देखिए शिफ्ट मैंने लिख दिया, तो 1,7 शिफ्ट, 1,3 शिफ्ट, 1,5 शिफ्ट, ये सब आपको पढ़ना है। ये स्टीरियो का सवाल पूछा था उसने पिछली बार, अरे पिछली बार स्टीरियो का सवाल पूछा था 1,7 शिफ्ट में, उसने पूछा था बता दे 1,7 शिफ्ट करवाई, ट्राई इन बना, उसने बोला ट्राई इन का ईजेड कॉन्फ़िगरेशन बता दे, समझ गए आप एक बात, तो ध्यान रखना इस चीज का। रीएजेंट्स, अब रीएजेंट इतने ज्यादा है, अब मैं रीएजेंट की लिस्ट बनाता तो हो नहीं सकता, मैं आपको सीधे चैप्टर बता देता हूं, आप उस चैप्टर में पहुंच जाइए और वो सब पढ़ डालिए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। फिर कोई मास्टर क्लास में कुछ भी करवाए, कुछ नहीं बचता, उन्हीं में से करवाएगा वो। अरे मास्टर कहां से करवाएगा, वो तो बुक से ही लाएगा। एग्जामिनर कहां से लाएगा, मास्टर के नोट से लाएगा क्या, वो भी बुक से लाएगा। मास्टर कहां से लाएगा, वो भी बुक से लाएगा। मैं बुक आपको बता ही देता हूं, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपको कुछ फंसता है तो फिर आप जरूर बुक की तरफ ही जाएंगे, समझ रहे आप। अगर आपने इतनी चीजें पढ़ ली उसके बाद भी मान लो आपको कोई सवाल नहीं हुआ तो कहां जाओगे, बुक की तरफ ही। सर एक ही रास्ता फंसता है, बुक की तरफ जाएंगे, दैट्स इट, काम खत्म।
मास्टर कहां से लाएगा यार, मास्टर की तो बुक से ही लाएगा, एग्जामिनर कहां से लाएगा, समझ गए आपकी बात। तो कैरोथर का छठा और सातवां चैप्टर रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है, पढ़ लेना भाई, जितने भी है सारे पढ़ लेना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और मैं बता रहा हूं आपको, कैरोथर, क्लेडन, जॉफिल, इस तरीके सैंडबर्ग, इस तरीके की बुक है, डायरेक्ट सवाल आ जाता है। और अगर डायरेक्ट सवाल आ गया, 4-4 नंबर के अगर 2 सवाल आ गए ना, तो मैं कह रहा हूं दिन बन जाएगा आपका। अगर आप 100 मार्क्स पे हैं और एक दिन पहले कैरोथर पढ़ के गए, और मेरे साथ ऐसा हुआ भी है, मेरे कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ भी है, 100 मार्क्स लगभग बनते थे उनके, उस दौरान 100 मार्क्स बनते थे, और जेआरएफ होता था 105 106 के आसपास, 105 106 की रेंज रहती थी, और 100 तक पहुंच जाते हैं लोग, 98 97 तक पहुंचते। सर जेआरएफ बताइए कितने पे होगा, 105 पे हो रहा है सर, मेरे तो 99 बन रहे हैं सर, बहुत पास हूं सर। तो वैसे ही मेरे कुछ दोस्त थे, और वो कैरोथर पढ़ के गए एक रात पहले, और कमाल ये हो गया कि जिस पन्ने को वो पढ़ के गए ना, उसी पन्ने से 2 सवाल आ गए 4 नंबर में, कमाल हो गया। 100 से सीधे 108 हो गया से, बस बन गई बात, समझ गए आप लोग। तो कैरोथर जरूर पढ़ के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरोथर, पक्का पढ़ के जाए, क्लेडन, कैरोथर, ये सब जरूर पढ़ के जाए, ये जो मैंने रेफरेंस बुक बोली है ना भाई, जरूर पढ़ के जाना है इनको, एंकर इंपॉर्टेंट है ये। क्लेडन से आप पढ़ सकते हैं ऑर्गेनोम मेन ग्रुप वाले 46 और 47 नंबर चैप्टर है क्लेडन का, क्लेडन सेकंड एडिशन क्लेडन की, क्लेडन सेकंड एडिशन का 46 47 नंबर चैप्टर है। अगर नहीं है तो मेरे पास से ले लेना, मेरे पास है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। इसके अलावा कीमो सेलेक्टिविटी एक चैप्टर है क्लेडन में, पढ़ लेना भाई इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 48 ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री, डायरेक्ट सवाल है, इससे डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं। जॉफिल से आप पढ़ सकते हैं, 4th चैप्टर पढ़ सकते हैं, 7th चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, भयंकर इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो बस बन गया मामला। अगर जगदम्बा सिंह का मैंने इसलिए लिखा है, सर मेरे कांटेक्ट में भी रहते हैं, और इसलिए लिखा है कि कई बार आप ऐसा करते हैं कैरोथर में या क्लेडन में, कई बार मैकेनिज्म नहीं दिया होता, सिंपल लिख देते हैं। क्लेडन में तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन क्लेडन में रिएजेंट नहीं है। कैरोथर में क्या है, कैरोथर में रिएजेंट है लेकिन मैकेनिज्म नहीं है। तो फिर ऐसे में आप किसी साधारण बुक पे या किसी आसान भाषा में लिखी हुई बुक पे जाएंगे, और वो बुक है जगदम्बा सिंह। इसमें बहुत से रिएजेंट आपको मिल जाएंगे, बहुत से रिएजेंट, भरमार है रिएजेंट की, भरमार आपको मिल जाएंगे, इसमें बहुत से रिएजेंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये और आसान लैंग्वेज में भी लिखा, आपको समझ में भी आएगा, तो आप तुरंत जा सकते हैं उस पे। इसके अलावा इनोलेट केमिस्ट्री भयंकर इंपॉर्टेंट है, कार्बन आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से पढ़ने, 10 या 12 नंबर का आता है, 10 या 12 नंबर का आता है, ये मार्क्स है भाई, ये मार्क्स है, ये भी मार्क्स हैं, दीज आर मार्क्स, ये मार्क्स है, मार्क्स, ठीक है भाई। 10 से 12 नंबर का आता है। और क्या क्या पढ़ लें, काइनेटिक और थर्मोडायनामिक इनोलेट के कांसेप्ट को पढ़ लें। कहां से पढ़ लें, पीएसएलसी से भी पढ़ सकते हैं या फिर क्लेडन से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फिर क्या पढ़ना है, क्लेडन के चैप्टर सुन लीजिए, 10वां चैप्टर आपको पढ़ना है कॉन्जुगेट एडिशन का, पक्का ही पढ़ लेना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कार्बन जरूर पढ़ लेना है। 21वां चैप्टर पढ़ लेना, फॉर्मेशन एंड रिएक्शन ऑफ इनोल्स एंड इनोलेट्स। 26वां चैप्टर अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स से लेकर 26 27 28 और 29वां कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ इनोलेट्स, ये सारा पढ़ना है आपको क्लेडन से। इसके अलावा जॉफिल में 6 चैप्टर आपको पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ सीसी, सिंगल बॉन्ड वाया इनोलेट एनायन। अगर आप इतना पढ़ लेते तो आपको इनोलेट केमिस्ट्री खत्म हो गई। और इसमें एक चीज और जोड़ लेना सर, इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, बाल्डविन रूल, बहुत सवाल आता है इस पे सवाल होता है बाल्डविन रूल पे, पढ़ लेना। कहां से पढ़ोगे, माइकल बी स्मिथ से पढ़ लेना, माइकल बी स्मिथ में बहुत अच्छे से दिया है, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ले भाई, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में 10 नंबर का आता है, 8 से 10 नंबर का आता है। पढ़ना कहां से, पाव्या से पढ़ लेना, बहुत आसान से सवाल होते हैं यार। अगर आपने 50-60 सवाल प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत आसानी से आप कर देंगे, 4-5 नंबर तो आपको ऐसे दे जाएगा, ले जा, समझ रहे हैं आपकी बात। तो यहाँ पर पाव्या से आप कर लीजिए, कलसी से कर सकते हैं, टीएस कलसी से, और एलडीएस यादव से कर सकते हैं। इन दोनों में आसान भाषा में है और पाव्या में डिटेल्ड मैनर में है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सवाल भी है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट्स, नाइट्रीन इंटरमीडिएट जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रीन, बेंजीन और कार्बीन, ये जो तीनों हैं, इनके आपको प्रिपरेशंस पढ़ने और इनके आपको कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस पढ़ने हैं। जैसे इंसर्शन पढ़ना है, समझ रहे हैं आपके बात, इंसर्शन रिएक्शन इनके क्या होते हैं, बेंजीन के क्या होते हैं, बेंजीन के बाद साइक्लोएडिशंस भी दिखा देते हैं, तो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस इनके पढ़ लेने हैं। इसके अलावा ये बेंजीन मैकेनिज्म से जो रिएक्शंस जाते हैं वो आपको पढ़ लेने, खूब पढ़ लेने, और उनमें भी रेट्स आप कंपैरिजन करना पड़ लेना है, पढ़ना कहां से, जेरी मार्क्स से। इसके अलावा कार्बोकैटायन और ये तो खैर आप पढ़ ही लेंगे, तो ज्यादा है नहीं। हेमिट रिलेशनशिप, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना सही, क्लेडन से ही पढ़ना है, क्लेडन से, क्लेडन।
ठीक है। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ क्लेडन के वो चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 33rd चैप्टर, उसी सेकंड एडिशन का 33rd चैप्टर, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। कई बार आता है इसका सवाल, पढ़ लेना भाई इसको। 34th चैप्टर आप पढ़ लीजिए, लाइट स्टीरियो सेलेक्टिविटी वाला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन्स, ये आप जरूर पढ़ लीजिए। फ्रेगमेंटेशन पढ़ लीजिए, सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बाइन, ओहो पूरा कार्बाइन का पूरा चैप्टर ही दे रखा है, तो वहां से पढ़ लीजिए। इसके अलावा सैंडबर्ग से पढ़ सकते हैं, सैंडबर्ग में भी कार्बाइन बहुत अच्छी दे रखी है। इसके अलावा डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो बचाइए क्या। अच्छा, इसमें ये तो पढ़ लिया, इसके साथ साथ जो सवाल आप कर रहे हैं, जो सवाल हैं एक्सरसाइज के साथ साथ जो सवाल है, जो आप पढ़ते हैं थ्योरी नीचे सवाल होते हैं, फिर थ्योरी पढ़ते हैं फिर सवाल आते हैं, वो तो आपको करने ही करने। इसके अलावा इनमें जो इसकी एक्सरसाइज पीछे दी होती है वो भी पूरे करने हैं, सवाल आता है उसपे से। याद करो एक सवाल आया था आपसे, उसने पूछा था क्या पूछा था आपसे, उसने पूछा था सिंपल ऐसे करके दे रखा था, और सुनो ऐसे दे रखा था, ऐसे, अरे यार ऐसे दे रखा था, ऐसे और आपको रिएजेंट दे रखे थे, यहाँ पर आपको रिएजेंट दे रखे थे और पूछा था, आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, रिएजेंट दे रखे थे और पूछा था कौन से रिएजेंट ये बना देते हैं, और ये डायरेक्ट क्लेडन का सवाल है। अगर आपने क्लेडन पढ़ी होती तो आप इसे कर देंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, पक्का गारंटेड है। तो इसलिए दोस्तों रेफरेंस बुक्स जरूर पढ़िए, टीचर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। टीचर को जितना आता है वो आपको उतना ही बताएगा, और उससे आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए प्लीज बुक्स आप जरूर पढ़िए। चलिए दोस्तों, ये तो खेल खत्म हुआ, ये आप समझ गए होंगे, इसकी पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में। अब आप कमाल की बात समझिएगा, यहाँ से मैंने सब कुछ जोड़ दिया है, वो जो मार्क्स के ऊपर लिखे हुए थे वो मैंने जोड़ दिए हैं, जो मार्क्स ऊपर लिखे हुए थे 87 मार्क्स का ऑर्गेनिक, 77 मार्क्स का इनऑर्गेनिक, जो ऊपर लिखा हुआ था। अरे यार जो ऊपर लिखा हुआ था क्या दिखाऊं इसमें, देख लेना भाई, ये देखिए, ये जो खेल बना हुआ था, ये जो खेल बना हुआ है, ये मैंने जोड़ दिए हैं मार्क्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप सुनिए, अब आपके लिए बहुत काम की बात आ गई है, अब सुनो भाई, सुनिए दोस्तों। अगर आप इन सब टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, जो सब टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये 23 टॉपिक्स है, 8 फिजिकल के हैं, 8 इनऑर्गेनिक के, 8 फिजिकल के, 8 इनऑर्गेनिक के और 7 ऑर्गेनिक के। अगर आप इन्हें कवर कर लेते हैं 23 टॉपिक्स ही बनते हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं, 23 टॉपिक्स बनते हैं। अगर आप इन्हें कवर कर लेते हैं तो फिर ऐसे में आप उस हद तक पहुंच सकते हैं जहां पर आप 320 में से 216 से लेकर 250 नंबर तक का आपको आता होगा। मतलब ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक्स 320 में से 216 से लेकर 250 नंबर तक कवर कर सकते हैं। समझे आप मेरी बात क्या बोला? मैं कह रहा हूं ये जो 23 सब टॉपिक्स हैं, ये जो 23 टॉपिक्स हैं, ये 23 जो टॉपिक्स हैं, ये 23 टॉपिक्स 320 में से 216 से लेकर 250 नंबर तक का मार्जिन रखते हैं, 250 नंबर तक का एक कवरेज रखते हैं, यही सब टॉपिक जो मैंने अभी यहाँ मेंशन किए। तो फिर ऐसे में अगर मैं देखूं तो इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूं, यहां से इसको डिवाइड करके इसका परसेंटेज निकालूं, 216 बाई 320 इंटू 100, इसका जो परसेंटेज आता है, और उस परसेंटेज को अगर मैं 200 में से निकालूं तो दोस्तों कमाल हो जाएगा। कमाल ये हो गया कि आप 135 तक मार्क्स बना सकते हैं, 135 मार्क्स तक आप बना सकते हैं। और मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं आपको, अगर आपने ये सारे सब टॉपिक पढ़ लिए ना दोस्तों, तो ये बात तो गारंटेड है कि जब आप सी सेक्शन में पहुंचेंगे ना, तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि वहां पर आप 25 में से देखिए होते 60 क्वेश्चन है वहां पर, और 60 में से 25 करने होते हैं, और यहां पर 25 में से भी आप 21 से 23 क्वेश्चन सही करने के, बिल्कुल राइट करने की औकात रखते होंगे, राइट करने की मंशा में होंगे। समझ रहे हैं आपकी बात? ये इतने आपके राइट हो सकते हैं, 21 से 23 सवाल आप राइट कर सकते हैं 25 में से। तो बताइए क्या, यहां से आपने कितने मार्क्स निकाले? यहां से आपने लगभग 84 से 92 मार्क्स तो आपने सी सेक्शन में निकाले, सी पार्ट में। अगर आपने इतने सब टॉपिक पढ़ लिए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं इतने मार्क्स आप सी वाले पोर्शन में निकाल लेंगे बहुत आराम से। समझे आप मेरी बात? तो सी पोर्शन में अगर आप इतने मार्क्स निकाल ही लेते हैं भाई, अगर आप 80 प्लस सी पोर्शन में निकाल लेते हैं तो फिर तो बचता ही क्या है यार, फिर तो बी में क्या है, 40 में से आपको कितने करने होते हैं? 35 करने होते हैं। 40 में से 35 करने होते हैं तो आप कितने कर सकते हैं? आप 22 से 25 सही करने के मूड में होंगे, और बन गई बात, यहीं से बात बन जाएगी। लगभग 44 नंबर
44 और 50, आप 40 ही लगा लीजिए। 40, 120 नंबर तो यही हो गए, समाप्त, खेल खत्म। और फिर आप एप्टीट्यूड भी तो जाएंगे, एप्टीट्यूड में तो करेंगे, समझ लगा मेरी बात। तो एप्टीट्यूड का तो है, एप्टीट्यूड में मैं पर्सनली, मैं मेरी अगर बात करूं तो मैं एप्टीट्यूड को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन आपको देंगे क्योंकि आपको तो करना है भाई बढ़िया। मेरा तो वो आ गया, मेरा जो बना था वो आ गया, लेकिन एप्टीट्यूड को आप तवज्जो दीजिए। एप्टीट्यूड में मैंने तो 3 सवाल किए थे, तीनों सही थे, लेकिन हाँ वहां पर क्या है, वहां पे एक्यूरेसी थी तो वो हो गया। 3 सवाल किए खैर कम थे, कम से कम आप 5 सवाल कीजिए, 10 एक नंबर आप वहां से जरूर लेके जाइए। एप्टीट्यूड में से 5 सवाल कीजिए, 10 नंबर जरूर लेकर जाइए। तो प्लीज एप्टीट्यूड को छोड़िए मत। यार मेरा पर्सनल जो मैंने बोला वो एक अलग चीज है, लेकिन एप्टीट्यूड से कम आप 10 मार्क्स निकाल के जाइए। इसके 5 सवाल तो करने हैं उसमें, और उसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत आसानी से आप कर नहीं सकते हैं। सो दोस्तों वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे अप्रोच करना है, वो बात की चीज है। पेपर कैसे अप्रोच करना है बात की चीज है, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। और यहाँ से आप लगभग 120 प्लस मार्क्स बना रहे हैं, और जो मैं वहां आपको दिखा रहा हूँ 135 के आसपास है, अगर आपने ढंग से खेल खेला तो। और ये अगर आप कर लेते हैं 120 ही अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों मैं यहीं से आपका खेल हो जाएगा, यहीं से आप टॉप 50 में आ रहे हैं, टॉप 50 बन गई बात बस, और कुछ करना ही नहीं, हो गया खेल। समझे आपके बात? तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। ये मैंने कुछ बातें लिख दी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। सेशन काफी लंबा हो गया, मैं इतना लंबा करना नहीं चाह रहा हूँ। चलिए अंत में चलते हैं। ये मेरी कुछ बुक्स हैं, आप देख लीजिए। पीवाईक्यू बुक है, अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आप सीधे अमेजन पे जाइए, अमेजन पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा और वहां से आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। मेरे से करनी है तो मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आप मेरे से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। मेरे से करेंगे तो आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपको कुछ पैसे बच जाएंगे, और अमेजन से करेंगे तो आपको थोड़ा चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। और ये भी दोनों बुक्स हैं, CSIR नेट पे भी काम चल रहा है, तो बात की खैर बात का खेल है वो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पाइलर ऑफ गेट केमिस्ट्री, गेट्स की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो IIT जैम वालों के लिए है, ये भी रामायण है, इसमें भी एग्जॉस्टिव एक्सप्लेनेशंस हैं, बहुत से एक्सप्लेनेशंस जो आपको कई बुक्स में गलत मिलेंगे वो इसमें आपको ठीक मिलेंगे, बेहतरीन मिलेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग को और बेहतरीन करेंगे। सो दोस्तों सेशन काफी लंबा हो गया, मैं इस सेशन को इतना लंबा करना नहीं चाहता था, खैर कोई बात नहीं। इसकी जो PDF है, ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप इन सब टॉपिक्स को फॉलो कीजिए और मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मेरे को फॉलो कीजिए, मैं आपको गाइड करता रहूंगा, और यकीनन आप JRF 101% करेंगे। ये मैंने आपको मार्क्स के तौर पे भी दिखा दिया। 120 प्लस आप बहुत आराम से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। प्लीज आप इन्हें फॉलो करें, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स फॉलो करें, अच्छी टेस्ट सीरीज फॉलो करें, अच्छे यूट्यूब सेशंस फॉलो करें, और लगे रहें, PYQs फॉलो करें, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। इन सब टॉपिक्स को स्टिक करें, इन्हीं सब टॉपिक्स पे स्टिक करें, दावे के साथ करें, आप खेल जाएंगे। सो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।